जय हिंद मेरे प्यारे छात्र वीरों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 16 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में कहां पर शुरू होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये साल झंडी में शुरू होगा। कहां पर होगा? साल झंडी में युद्ध अभ्यास होगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। साल झंडी नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। इस बार कौन सा एडिशन हो रहा है? तो इस बार 16वां एडिशन हो रहा है, 16 संस्करण हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? 16 से लेके 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। नेपाल आर्मी बैटल स्कूल है साल झंडी, वहां पर नेपाल में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों भारत की तरफ से 5GR के भारतीय सेना के जवान पार्टिसिपेट करेंगे। नेपाल की तरफ से श्री भवानी बख्श बटालियन के नेपाल सेना के जवान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों कोई भी अभ्यास होता है तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में सैन्य संबंध स्थापित करना है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में दोनों देश मिलकर के काम कर सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि नेपाल में भूकंप आते रहते हैं और भारत ने कई बार मदद की है नेपाल की। नेपाल भी मदद करने आता है भारत की। तो आपदा प्रबंधन के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों आतंकवाद विरोधी अभियान हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना भी इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। दोस्तों सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की बात करें तो साल में 2 बार होता है। भारत और नेपाल इसमें हिस्सा लेते हैं। अभ्यास की शुरुआत कब हुई? 2011 में, और इसकी मेजबानी बारी बारी से दोनों देश करते हैं। 2021 यानी लास्ट में 2021 में 15वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ। दोस्तों यहाँ पे युद्ध अभ्यास की बात की है तो 2022 में भारत और अन्य देशों के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में बात करेंगे तो टाइगर ट्रंप अभ्यास, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में बात करें तो शक्ति युद्ध अभ्यास, डेजर्ट नाइट, वरुण युद्ध अभ्यास और गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र युद्ध अभ्यास। भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर, इंद्रधनुष और कोंकण युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, हाल ही में आयोजित किया गया था। इसके अलावा संप्रति युद्ध अभ्यास भी होता है। भारत और जापान के बीच में जिमेक्स, धर्म गार्जियन और सैन्यु मैत्री युद्ध अभ्यास होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास देखिए, मल्टी नेशनल यानी बहुत सारे देश में पार्टिसिपेट करते हैं। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन 4 देशों के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सबका राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। लास्ट में आप सभी को स्पेशल स्टैटिक जीके देता हूं, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक डिस्कस करता हूं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी कराता हूं। यूट्यूब में सबसे पहली बार करंट अफेयर्स के साथ टेस्ट भी होता है। 200 से 300 प्रश्न कराता हूं मात्र 25 से 30 मिनट में। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। सबसे कम समय, सबसे पहले रात को 12 बजे ही करंट अफेयर्स मिल जाता है। पूरी रात पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए। दोस्तों सफल होने यानी सक्सेस अगर आप होना चाहते हैं तो आप 3 रूल को फॉलो करें। खुद से वादा करें, खुद से कमिटमेंट करें। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। दूसरा, मेहनत ज्यादा करें, मेहनती भी होना बहुत जरूरी है। कमिट बस कर दिया इससे कुछ नहीं होगा। तीसरा, मजबूत इरादा। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे खड़े रहना, मुझे डटे रहना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत को फ्रांस से कौन सा राफेल विमान हाल ही में मिला है? तो फ्रेंड्स भारत को हाल ही में 36वां राफेल विमान मिला है और भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल विमान की डील हुई थी 36 राफेल विमान की, वो पूरी हो चुकी है। दोस्तों 36 राफेल विमानों में से अंतिम राफेल फ्रांस से उड़ान भरा और पहले वो यूएई पहुंचा क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाता है। तो वायुसेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद ये नई दिल्ली में उतर गया है। देश को 36
राफेल लड़ाकू विमान मिल गए हैं और भारत की एयरफोर्स, भारत की वायु शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से डील किया था, 60,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदे हैं। राफेल विमान की बात करें तो ये फ्रांस का डबल इंजन वाला विमान है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस की किस कंपनी ने राफेल विमान बनाया है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया, 2001 में इसे प्रस्तुत किया गया था। बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है इस विमान में। देखिए फ्रेंड्स, 15 दिसंबर के हमारे पास टॉपर हैं और फिर राज वाल्मीकि यहां पर टॉप कर रहे हैं। सेकंड पर है एम के गुप्ता, थर्ड है उमंग यादव और फोर्थ है सोनू कुशवाहा। इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स में आपकी रैंकिंग बनती है और भी टेस्ट में रैंकिंग बनती है। लेकिन ये टेस्ट होता कहां पर है, तो फ्रेंड्स ये टेस्ट होता है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर या फिर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। दोस्तों, जैसे डाउनलोड करेंगे तो पहला होम पेज इसी प्रकार से खुल जाएगा। खुलने के बाद वीडियो, पीडीएफ, क्विज, तीनों चीजों को आप एक जगह एक ही समय पर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है। मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन आपका पूरा फ्री है। डेली करंट अफेयर्स पूरा फ्री है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो फ्रेंड्स हाल ही में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है पेरू में। कहां पर? पेरू में। पेरू कहां पर है? अमेरिका में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर आखिर क्या वजह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा, तो यहां पर बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। पेरू सरकार ने 14 दिसंबर को यहां पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारत में नेशनल इमरजेंसी 352 में लगती है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। भारत के इतिहास में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अब क्या कारण है उसको समझते हैं, पेरू में क्यों इमरजेंसी लगानी पड़ी। दोस्तों, पेरू के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने महाभियोग लाया था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति बदले हैं और पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया है और इसी को लेकर के पूरे पेरू में प्रदर्शन चल रहा है। अब पेरू की नई राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाया था, दीना बोलुआर्टे बन गई हैं। क्लियर? चलिए, पेरू की लोकेशन को पहले देखिए। मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, ये पेरू है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये नक्शा दिख रहा है। यहां पर देखिए फ्रेंच गुयाना है, पूरे देश 15 सेकंड में बता रहा हूं। फ्रेंच गुयाना, ये है सूरीनाम और फिर यहां पर है गुयाना, ठीक है। और ये है वेनेजुएला, ये है कोलंबिया, ये पनामा जल संधि है जो मैक्सिको को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये है इक्वाडोर, ये है ब्राजील, यहां पर देखिए ब्राजील है, ये बोलीविया है, पैराग्वे, यहां पे उरुग्वे है, यहां पर उरुग्वे है, ये चिली है, अर्जेंटीना है। ब्राजील से केवल 2 देश सीमा नहीं छूते हैं, एक चिली नहीं छूता और इक्वाडोर नहीं छूता, बाकी जितने भी देश साउथ अमेरिका में हैं सब ब्राजील की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पेरू की कैपिटल है वो लीमा है और इसकी जो करेंसी है न्यूवो सोल है। यहां पर एंडीज पर्वतमाला है, जो एंडीज पर्वतमाला 7200 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट रिवर है पेरू में, जैसे उकायली, अमेजन, माद्रे डी डियोस। क्लियर? आगे बढ़ू, चलिए चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है चाहत अरोड़ा। क्या नाम है इनका? चाहत अरोड़ा। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय स्विमर हैं, भारतीय तैराक हैं, चाहत अरोड़ा। ये 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप और वीमेंस कैटेगरी में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 1 मिनट 13 सेकेंड में पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। फीना क्या है?
पहले फीना का फुल फॉर्म जानिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। इसमें तैराकी होती है, इसमें वाटर पोलो होता है, इसमें गोताखोरी होती है, सिंक्रोनाइज्ड और ओपन वाटर स्विमिंग, बहुत सारे इसमें वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइज कराने की जो ये गवर्निंग बॉडी है, ये फीना है। ठीक है। कुछ अन्य स्पोर्ट्स समाचार। अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ बने नवंबर महीने के लिए जॉस बटलर। 15 अगस्त 2023 को अगले वर्ष भारत में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, ताकि हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको एक मंच मिल सके। हाल ही में 77 ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम है आदित्य। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? Which initiative of India has been included in the top 10 initiatives of the world by the United Nations? तो ये प्रोजेक्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है यूनाइटेड नेशन ने। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान, और उसमें बताया गया है कि नमामि गंगे कायाकल्प परियोजना को 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से मान्यता दी गई है। और ये अवार्ड किसको मिला है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसे हम बोलते हैं एनएमसीजी। एनएमसीजी ने ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। दोस्तों, यहां पे बात मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की है, तो मैं आपको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा हूं। दोस्तों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 2014 में। क्लियर? नाम से स्पष्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हमारी जो गंगा मैया है उनको साफ करना है, जो कचरा हमने फैलाया है उसको हटाना है, और भविष्य में कचरा नहीं होने देना है। ठीक है। और इसका संचालन कौन कर रहा है? जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया गया है। गंगा नदी भारत में कहां से निकलती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, डेल्टा बनाती है, सुंदरबन जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इस नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी इस प्रकार से गंगोत्री से निकलती है, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और ये चंबल आप देखिए यमुना से मिलती है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। फिर इस प्रकार से होते हुए गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और फिर यहाँ पर देखिए सोन जो कि अमरकंटक से निकलती है, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखिए पद्मा के नाम से जाना जाता है जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये हुगली, दामोदर, ये सब इनकी जो है ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। क्लियर? आप पूरा जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो ये मैप भी मिल जाएगा। चलिए, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आ गई आप सभी के सामने। ठीक है। तो आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जानेंगे 2022। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने तो ये हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के सीजे हैं प्रकाश श्रीवास्तव। मद्रास हाई कोर्ट मुनीश्वर नाथ भंडारी। इलाहाबाद के हैं राजेश बिंदल। कर्नाटक के हैं पीबी वराले। पटना हाई कोर्ट के हैं संजय करोल। जम्मू कश्मीर के हैं एएम मागरे। एमपी हाई कोर्ट के हैं रवि विजय कुमार मलिमथ। पंजाब और हरियाणा दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं रशिमन एम छाया। एक नंबर यहां से भी आपका पक्का है। चलिए, हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया है? तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने फैसला किया है कि धूम्रपान बिल्कुल से प्रतिबंधित होगा, और इस पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है। दोस्तों, 13 दिसंबर को युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया है। धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद, जो कि धूम्रपान तंबाकू है, ये विधेयक संशोधन लाया गया न्यूजीलैंड में।
इसका उद्देश्य है न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना, और हमारा भी उद्देश्य है धूम्रपान मुक्त बनाए भारत को भी। और भारत सरकार अगर सुन रहा हो तो भारत में भी ये खत्म होना चाहिए। जब सप्लाई बंद कर देंगे तो शायद धूम्रपान भी बंद हो जाए और लोग देख करके स्मोकिंग बंद कर दें। न्यूजीलैंड की मतलब देखेंगे नहीं तो कहाँ स्मोकिंग करें, लेकिन लोग देखते हैं तो उनको लगता है ये बहुत ही मतलब स्टाइल, और लोग रेगुलर बहुत चेन स्मोकर बन गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो जसिंडा आर्डन इसकी प्राइम मिनिस्टर है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। लोकेशन देखिए, न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर तस्मान सी और ये कोरल सी है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ऊपर इंडोनेशिया है। पूरी लोकेशन आपको मैं अब तो बता नहीं पाऊंगा, नहीं लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाए। भारत किस वर्ष तक सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, भारत ने फैसला किया कि 2023 जो है हम सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। सवाल ये उठता है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। देखिए, यहां पर आप जो देख पा रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है ओवरी, ये है ओवरी जिसे आप अंडाशय बोलते हैं, ये कहलाता है यूट्रस, ठीक है। और यहां पर ही होता है ग्रीवा, है ना, ये है सर्विक्स। इस प्रकार से यहां पर कैंसरस टिश्यू बन जाते हैं, और ये वेजाइनल वॉल है, यहां पर होता है सर्वाइकल कैंसर। तो फ्रेंड्स, भारत 2023 में 9 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उन्हें सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाएगा। और सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ाया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है एचपीवी जिसे हम बोलते हैं, इस वैक्सीन को भारत 2023 तक उपलब्ध करा देगा। और सरकार 2023 के बीच तक ही 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को टीका लगाएगा। इसका टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित हैं, ठीक है। स्वदेशी वैक्सीन सर्वैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, जो गर्भ का निचला हिस्सा होता है वहां पर होता है, और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और ये जो वायरस है खास तौर से यौन संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। चलिए, तंदूर रेड ग्राम किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना राज्य से संबंधित है, अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। यह है तंदूर रेड ग्राम। तंदूर रेड ग्राम जो है अरहर की स्थानीय किस्म दाल है ये, इसमें 24% प्रोटीन है, और अनाज से लगभग 3 गुना, जो अनाज होता है उससे लगभग 3 गुना यहाँ पर आपको प्रोटीन मिलेगी। दोस्तों, तेलंगाना में जीआई टैगों की संख्या 16 हो गई है। भारत के विभिन्न राज्यों को नई 9 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। असम का है गमोसा, तेलंगाना का है तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख का है रक्त से कार्पो खुबानी, महाराष्ट्र का है अलीबाग सफेद प्याज। ये सब शामिल है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भारत में टोटल 432 जीआई टैग मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, केरल, इन राज्यों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश का एक विशिष्ट उत्पाद होता है जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, वो उसकी पहचान होती है। वो क्षेत्र, वो जगह उस पहचान से जानी जाती है, उसकी क्वालिटी उस प्रोडक्ट से जानी जाती है, उसे जीआई टैग बोलते हैं। उस क्षेत्रीय उत्पाद, उस क्षेत्र की पहचान होती है, इसी को हम जीआई टैग बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, संसद ने इसके लिए रजिस्ट्रीकरण संरक्षण करने के लिए दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया था और 2003 में लागू किया। कुछ जीआई टैग है। पहला है कुर्ग अरेबिका कॉफी, कर्नाटक राज्य, वायानाड रोबस्टा कॉफी, केरल, अरकू कॉफी, आंध्र प्रदेश, कंदमाल हल्दी, उड़ीसा, इरोड हल्दी, तमिलनाडु, सांगली हल्दी, महाराष्ट्र, अल्फांसो आम, महाराष्ट्र,
कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश, वारंगल की दरी तेलंगाना और कड़कनाथ मुर्गा एकदम ब्लैक कलर का होता है, पूरा अंदर उसका आपको समझ जाइए होगा। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश झाबुआ में पाया जाता है। किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में नगर वन स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का वन विभाग कुल्लू में नगर वन बनाएगा, मतलब सिटी फॉरेस्ट, सिटी के अंदर फॉरेस्ट स्थापित किया जाएगा ताकि पर्यावरण में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो रुके और धीरे धीरे हम एनवायरनमेंट को और अच्छा कर सकें। तो नगर वन का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर का होगा। 2020 में सरकार ने फैसला किया था अगले 5 साल में 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए नगर वन योजना को लागू करेगी। दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, 15th चीफ मिनिस्टर बने हैं। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन है? तो उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत है। उपग्रह संचार मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी अब क्या किया जाएगा? इसकी भी नीलामी की जाएगी। भारत दूसरे लोगों को भी, दूसरी संस्थाओं को भी मौका देगा कि वो भी इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीलामी से दूर संचार क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन एरिया में निवेश बढ़ेगा। दूर संचार ऑपरेटर उपग्रह संचार के लिए नीलामी के माध्यम से उन्हें स्पेक्ट्रम मिलेगा और फिर वो इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके अपना जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ा सकते हैं और ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। दोस्तों, उपग्रह संचार है, इसमें 2000 से अधिक आर्टिफिशियल उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट अफेयर्स हो जाता है खत्म, लेकिन अभी रसमलाई आपको खिलाऊंगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 का दूंगा। तो पहला प्रश्न है, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे, हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम केयर्स फंड के 3 ट्रस्टी बनाए गए हैं, रतन टाटा, कीटी थॉमस और करिया मुंडा। सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? उसका नाम है छेलो शो। क्लियर? दोस्तों, अब आपके 10 प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है, तो रेडी हो जाइए, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स पे उत्तर जरूर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। जसिंडा आर्डन किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? न्यूजीलैंड। प्रकाश श्रीवास्तव किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? प्रकाश कोलकाता के हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? जब मोदी जी आए थे 2014 में। आदित्य मित्तल किस नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 77। दीना बोलुआर्टे किस देश की राष्ट्रपति हैं? हाल ही में पेरू की राष्ट्रपति बनी। भारत ने फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान खरीदे हैं? तो फ्रेंड्स, 36 राफेल विमान खरीदे हैं। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? इसकी शुरुआत 2011 से हुई। कितने मार्क्स आए जरूर बताइएगा। अभी 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर। जेरेमी फर्रार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? WHO का। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? अहमदाबाद में। किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह फिल्म है RRR। दिव्या TS ने 65 राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। 8वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई है? G7 के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नॉमिनेट किया गया? ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2022 से किस राज्य में काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास शुरू होगा? तो काजिंद अभ्यास मेघालय में शुरू होगा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार कहां लॉन्च की गई? न्यू दिल्ली में। आज का सवाल है, भारत को फ्रांस से कौन सा राफेल विमान अभी मिला है? आपको बताना है अभी हाल ही में भारत को किस नंबर का राफेल विमान मिला है। कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। दोस्तों, हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्स जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी कोर्सेस को आप एनरोल कर सकते हैं। ये सब कोर्सेस स्टार्ट हो गए हैं, चल रहे हैं। RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, इस कोड का यूज लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया और आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारत लेकर के आया हूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोग कमेंट करते हो सर पूरा कंटेंट इंग्लिश में दो। हम प्रयास में हैं कि हम आपको PDF इंग्लिश में भी प्रोवाइड करें, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें। इतना ही कंटेंट बनाने में पसीने छूट जाते हैं, डेली आप सभी देख पा रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार रखें, थोड़ा धैर्य रखें। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक इंग्लिश में भी सारा कंटेंट पहुंचा दें, लेकिन मैं बहुत कुछ बता देता हूं। डुअल मीडियम में, बाइलिंगुअल मीडियम में मैं पढ़ाता भी हूं, क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ चीजें नहीं रहती हैं, उसे भी मैं सॉल्व करा दूंगा, चिंता मत करो। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। बंगाल में द्वैध शासन था। द्वैध शासन मतलब होता है डार्की सिस्टम, यानी दो शासन चल रहे थे। तो कब से कब तक चला? 1765 से लेके 1772 तक। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सब्सिडरी अलियांस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो ये था हैदराबाद का निजाम। भारत का पहला गवर्नर जनरल व वॉइस राय कौन था? तो भारत का पहला वॉइस राय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, आप इंग्लिश में से बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो ये सिख गुरु है गुरु गोबिंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में सबसे पहला लॉर्ड डलहौजी था, और जो पहली ट्रेन चली थी इसी के शासनकाल में चली थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु रामदास ने जीवनी लिखी है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो ये है गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में सिराजुद्दौला को क्लाइव ने पराजित किया था। हालांकि कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया, और दोनों जो अंग्रेज सेना थी, मीर कासिम था जिसने धोखा दिया, और दोनों सेना थी, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ सिराजुद्दौला। फिर जब अपना ही खोटा सिक्का निकले, अपना ही कोई व्यक्ति बेकार निकले, तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं, वहां पर सरेंडर कर दिया सिराजुद्दौला के सैनिकों ने, और फिर वो हार गए। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच में हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई। टीपू सुल्तान की 1799
जिसे हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। और ये कहां पर हुई? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे हड़प नीति के तहत? तो सबसे पहला सतारा था, ये था झांसी, नागपुर और सतारा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डाउनलोड करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम, और डेली हमारे एप्लीकेशन पर, वहां पर पीडीएफ तो पढ़ ही रहा है, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करो। हमने आपके लिए एमपी पटवारी कोर्स बनाया है, जहां पर हर विषय हम कवर करा रहे हैं। एमपी पटवारी में लगभग 7 से 8 हजार वैकेंसी आई हैं, और RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक कोड यूज करके आप इस पटवारी कोर्स से भी डिस्काउंट पा सकते हैं। रूट एप्लीकेशंस पर भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, हमारे स्पेशल टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां भी आप RGCGT कोड का यूज कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहां भी शॉर्ट्स वीडियो मिलते हैं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता है। फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना और शेयर करना अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है। 30 मिनट में लगभग 200 से 300 जानकारी, मैं आपका 1.5 घंटा वेस्ट नहीं करता, 1.5 से 2 घंटा कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।